मेरा नाम रामेश मिश्रा है। मैं कक्षा 4 का विद्यार्थी हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि किताबें हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं। कुछ किताबों से हमारा मनोरंजन होता है तो कुछ किताबों में ज्ञान का भंडार होता है। मैं इस बात को तो दावे से कह सकता हूँ कि कुछ किताबें हमारे पूर्वजों के समय से चली आ रही हैं। आज मैं और मेरे साथी आपको ऐसी 10 किताबों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी दादी नानी ने अवश्य पढ़ी होगी। तो आइए अब हम कुछ रोचक किताबों की चर्चा करते हैं जिनको आप अवश्य ही पढ़ना चाहेंगे। शब्दों में आगे बढ़ते हैं मेरी सहपाठी रिदा जहीर के साथ। ये 10 पुस्तकें आपको पशु पक्षियों जानवरों जादू और चमत्कार के द्वारा कहानी के एक ऐसे जंगल में ले जाती हैं जो हमें रोमांच से भर देता है। आइए जानते हैं क्या हैं ये कहानियाँ और कौन सी हैं ये किताबें। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि महाराज अकबर के समय का मुगल कौन था? आपने एकदम सही सोचा। मैं महाराज अकबर और उनके 9 रत्नों में से एक बीरबल जी की बात कर रहा हूँ। अगर आपको कभी अकबर और बीरबल की कहानियां पढ़ने का मौका मिले तो आप इस कहानी को तो अवश्य पढ़िएगा। इस कहानी का शीर्षक है बीरबल की समझदारी, क्योंकि यह कहानी हमें समझदारी से काम लेने की सीख देती है। इसीलिए यह कहानी मेरी पसंदीदा कहानी है। एक समय की बात है, एक बार अकबर बीरबल हमेशा की तरह टहलने जा रहे थे। रास्ते में एक तुलसी का पौधा दिखा तो मंत्री बीरबल ने झुककर प्रणाम किया। अकबर ने पूछा, कौन है ये? बीरबल ने कहा, ये मेरी माता है। अकबर ने तुलसी के झाड़ को उखाड़ फेंक दिया और बोला, कितनी माताएं हैं तुम लोगों की? बीरबल को उसका जवाब देने की तरकीब सूझी। आगे एक बिच्छूपति खुजली वाला झाड़ मिला। बीरबल ने उसे दंडवत प्रणाम कर कहा, पिताजी प्रणाम। अकबर को गुस्सा आया और दोनों हाथों से झाड़ को उखाड़ने लगा। इतने में अकबर को भयंकर खुजली होने लगी और अकबर बोला, ये क्या हो गया? आपको क्या लगता है यह इस कहानी का अंत है? अरे नहीं नहीं, यह इस कहानी का अंत नहीं है। इसके आगे की कहानी तो और भी मजेदार है। आगे की कहानी को जानने के लिए आपको इस किताब को पढ़ना होगा और पढ़ने के लिए आपको इसका नाम जानना होगा। तो इस कहानी का नाम है अकबर और बीरबल की मजेदार कहानियां। किताब का नाम है सिंहासन बत्तीसी। तो आइए जानते हैं मेरे साथ किताब सिंहासन बत्तीसी के बारे में। सिंहासन बत्तीसी में क्या 32 जातों के बारे में बात की गई है? नहीं, आप सबने गलत समझा। सिंहासन बत्तीसी की कथाएं तो उज्जैन के प्रसिद्ध सम्राट राजा विक्रमादित्य से जुड़ी हुई है, जो कि गंधर्व सेन के पुत्र थे। सिंहासन बत्तीसी भी 32 कथाओं का संग्रह है, जिसमें 32 पुत्रियां राजा विक्रमादित्य के विभिन्न गुणों को कथा के रूप में वर्णन करती है। माना जाता है कि यह सिंहासन राजा विक्रमादित्य का था। इस सिंहासन के चारों ओर 8 पुतलियां लगी हुई थी। जब राजा भोर इस सिंहासन पर बैठने को होते तो ये पुतलियां खिलखिलाकर हंसने लगती। जाने से पहले एक बात जरूर बोलना चाहूंगी कि अगर आपको जानना है कि ये 32 पुतलियां कैसे प्रश्न करती थी और क्यों राजा विक्रमादित्य के सिंहासन पे और किसी को नहीं बैठने दी थी, तो ये किताब अवश्य पढ़िएगा। और हम बात करेंगे उपनिषद और कथा सरित सागर के बारे में। वेदों का सार है उपनिषद, उपनिषद का सार है गीता। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, अतः इसे वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद में कई रोचक कहानियां हैं
जिनका संबंध हमारे जीवन से है। हालांकि उपनिषद की सच्ची कहानी तो हमें उसमें ही पढ़कर मिलेगी। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे ग्रंथ की। कथा सरित सागर नामक ग्रंथ संस्कृत साहित्य ग्रंथ है। इसकी रचना कश्मीर में पंडित सोमदेव ने कश्मीर के राजा अनंत की रानी सूर्यमती के मन को खुश करने के लिए किया था। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद है तो इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। अब हम हमारी एक और किताब की ओर बढ़ते हैं। हमारी इस किताब का नाम है बेताल पचीसी। बेताल पचीसी भारत की सबसे लोकप्रिय कथाओं में से एक है। यह संस्कृत में लिखी गई 25 कथाओं का एक संग्रह है। इसे विक्रम बेताल के नाम से भी जाना जाता है। विक्रम बेताल की कहानियां हम सब ने बचपन में सुनी है। इसके रचयिता श्री भवभूति उर्फ बेताल भट्ट हैं, जो न्याय के लिए प्रसिद्ध राजा विक्रम के 9 रत्नों में से एक थे। इसे भारत की पहली डरावनी अर्थात भूतिया कहानी भी माना जाता है। और इस कहानी का एक मजेदार पहलू ये है कि बेताल प्रतिदिन एक कहानी सुनाता था और यह शर्त रखता था कि राजन, अगर आप बिना बोले मेरी कहानी सुनेंगे तो मैं आपके साथ चलूंगा, वरना मैं वापस पेड़ पे लटक जाऊंगा। फिर वह कहानी सुनाता और कहानी के अंत में वह राजा से एक न्याय संगत बात पूछता था और न्याय प्रिय होने के कारण राजा अपने आप को उसका उत्तर बताने से रोक ही नहीं पाते थे और शर्त के अनुसार बेताल वापस पेड़ पे लटक जाता था। विक्रम बेताल की कहानियों में भय, न्याय, प्रेम एवं करुणा आदि सभी सम्मिलित हैं, जो हमें जीवन जीने की कला को सिखाती है। इसीलिए हम सबको ये कहानियां अवश्य पढ़नी चाहिए और उसको अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। इसको अपने पुस्तक संग्रह में अवश्य रखिए। अब हम तीसरी कहानी की ओर चलते हैं, जिसका शीर्षक है जातक कथा। जातक कथाएं गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की बेहद लोकप्रिय कहानियां हैं। इन कथाओं को बौद्ध धर्म के सभी मतों में संरक्षित किया गया है। सर्वप्रथम इन कथाओं को पाली भाषा में लिखा गया है। कुल जातक कथाएं 103 है। साक्षी के स्तूपों में जिनका निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जातक कथाएं अंकित हैं। जातक कथाओं का रचना काल माना जाता है कि ये कथाएं गौतम बुद्ध ने स्वयं अपने मुख से सुनाई थी। गौतम बुद्ध का जन्म ईसा से 563 साल पहले हुआ था। तो हमें जातक कथाओं की पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। हितोपदेश भारत में रचित विश्व प्रसिद्ध किताब हितोपदेश का नाम सभी ने सुना होगा। विभिन्न पशु पक्षी पर आधारित कहानियां इसकी खास विशेषता है। इसकी सभी कथाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये मान्यता है कि हितोपदेश पढ़ने से मनुष्य की बोलचाल में प्रवीणता और वार्तालाप में विचित्रता आती है। चलिए अब प्रस्थान करते हैं पुस्तक संख्या 9 की तरफ, जो है तेनालीराम की अद्भुत कहानियां। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल के आधुनिक समय में सभी बुद्धिमान बनना चाहते हैं, कोई मूर्ख नहीं बनना चाहता। मैं भी बुद्धिमान बनना चाहती हूँ, परंतु किसके जैसा, क्या आप बता सकते हैं? क्या बीरबल? नहीं, मैं तो तेनालीराम जैसे बुद्धिमान बनना चाहती हूँ, जो पलक झपकते ही कठिन से कठिन समस्याओं का हल ढूंढ लेते थे। मेरा मानना तो ऐसा है कि यदि हम बीरबल और तेनालीराम को एक साथ बिठा दे तो कई विकट समस्याओं का हल पल भर में निकाला जा सकता है। तो आइए जानते हैं कौन थे ये तेनालीरामा। तेनालीरामा का वास्तविक नाम था रामलिंगम और उनके गांव का नाम था तेनाली। वे दक्षिण भारत के विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवियों में से, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था, तेनालीराम उनमें सबसे बुद्धिमान एवं हंसोड़ व्यक्ति थे। वे अपनी हाजिर जवाबी और चतुराई के लिए पूरे राज्य में विख्यात थे। क्या आप जानते हैं वे कैसे बने राजा के दरबारी?
इसके पीछे भी एक कथा है। एक बार गांव में कृष्णदेव राय के राजगुरु आए और उन्होंने तेनाली से राजा का दरबारी बनाने का झूठा वादा करा और तेनाली से अपनी बहुत सी खातिरदारी करवाई। किंतु राज अब कब तक राज रहना था। कभी न कभी सच तो सामने आना ही था, और जब सच सामने आया तब तेनालीराम अपनी चतुराई से राजा के दरबारी बन गए। तो ऐसा था उनका व्यक्तित्व, जिसने हमें भी सिखा दिया कि परिस्थितियां चाहे विपरीत हों, हमें निराश होने के बजाय चतुराई से वो चीज हासिल करनी चाहिए। तो क्या आपके मन में भी इच्छा उठती है कि हम भी तेनालीराम जैसे बुद्धिमान व्यक्ति बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो अवश्य पढ़िए तेनालीराम के जीवन से जुड़ी सभी कहानियों के संग्रह को, जो आज भी समाज में प्रचलित एवं लोकप्रिय है। नमस्कार, मैं आज आप सभी को विश्व विख्यात कथा ग्रंथ पंचतंत्र के बारे में बताने जा रही हूँ। संस्कृत नीति कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान माना जाता है। पंचतंत्र एक विश्व विख्यात कथा ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचयिता पंडित विष्णु शर्मा है। मनोविज्ञान, व्यवहारिकता तथा राजकाज के सिद्धांतों से परिचित कराती पंचतंत्र की कहानियां दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस किताब का अनुवाद विश्व की लगभग हर भाषा में हो चुका है। इस किताब के आधार पर ही दुनिया में इसी तरह की अन्य किताबें लिखी गई।